एमपी अकोमोडेशन एक्ट के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सवाल मेरा यह है कि डेफिनेशन ऑफ अकोमोडेशन अगर आपने पढ़ी हो सेक्शन 2A, क्या वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड की चर्चा है या नहीं? अब इसका जवाब मैं यहीं पे देता हूं, क्योंकि आप सब कह रहे होंगे कि हाँ है, पर मैं कहना चाहूंगा कि नहीं है ना। वहां पर एक ऐसे भूमि की बात है जिसका यूज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किया जाता है या नहीं किया जाता है ना। इट इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो वो अकोमोडेशन की परिभाषा में आता है। एंड इफ एनी लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो वो अकोमोडेशन की परिभाषा में नहीं आते हुए वो लीज में चले जाता है। तो है ना, मतलब उसको बहुत सारे बच्चे इस तरीके से याद करते हैं कि कृषि भूमि नहीं, भूमि जिसका उपयोग कृषि के लिए किया जाए। अब अगर कोई कृषि भूमि होगी, कोई एग्रीकल्चरल लैंड होगी और उसका यूज अगर आप एग्रीकल्चर के लिए नहीं कर रहे, तो वो भी अकोमोडेशन की परिभाषा में आपकी आ सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये छोटा सा ऐसा है ना, बहुत थिन लाइन है इसके बीच में, तो कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने आंसर सही दिया या गलत दिया, है ना। बस वो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपको बताता नहीं है कि आपका सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया आपने। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में है ना, आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो आपकी डेफिनेशन है, लीज विल इंक्लूड सब लीज। तो सवाल तो ये है कि लीज के बारे में तो चर्चा हुई नहीं है। एमपी अकोमोडेशन में लीज शब्द मेरे हिसाब से डेफिनेशन की सिवा कहीं भी नजर नहीं आता है। और सब लीज और लीज के जो मायने हैं वो किसी अन्य तरीके से है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो लीज की डेफिनेशन है सब लीज के रेस्पेक्ट में वो किन सेक्शंस के लिए बेसिकली वो डेफिनेशन बनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैप्टर 2 है, उसमें आपने पढ़ा होगा है ना, रेंट के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। करीब करीब सेक्शन 4 से शुरू होकर सेक्शन 10 तक वो जाता है। क्या बेनिफिट होंगे, क्या फायदे होंगे अगर आप चैप्टर 4 के इसमें नहीं आते हैं, मतलब है ना, अगर आप जो एक सेक्शन है शुरुआत में सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 में क्या है कि 5 साल तक किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लागू नहीं होगा चैप्टर 2। तो सवाल ये है कि सेक्शन 4 के क्या मायने हैं चैप्टर 2 के रिगार्डिंग। मतलब अगर आपका मकान नया नया है, अभी 2 साल ही हुए, तो चैप्टर 2 आपके ऊपर लागू नहीं होगा, तो आपको क्या फायदा होगा, आप ऐसा क्या कर सकते हो, है ना, वो क्या आपको छूट है, इस तरीके से आप है ना बताइए कि वो क्या बेनिफिट रहेगा उसमें। मुझे बताइए कि स्टैंडर्ड रेंट अगर मान लो फिक्स नहीं हुआ है, तो फिर कौन सा रेंट काम करेगा, है ना, फिर कौन सा रेंट के लिए लायबल होगा। और एक बार स्टैंडर्ड रेंट फिक्स हो जाता है, क्या उसके पहले के लिए भी फिक्स किया जा सकता है स्टैंडर्ड रेंट या नहीं किया जा सकता है? मतलब जो पहले आप रहे पिछले 2-3 सालों में, क्या उसका भी स्टैंडर्ड रेंट तय हो सकता है या स्टैंडर्ड रेंट हमेशा फ्यूचर के एस्पेक्ट में ही तय होगा? और अगर वो तय होगा तो फिर पुराना रेंट किस आधार पे चलेगा, है ना, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। इंटरिम रेंट को कौन डिसाइड करता है? हु इज द अथॉरिटी जो इंटरिम रेंट को डिसाइड करती है, और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरिम रेंट? वो इंटरिम रेंट को डिसाइड क्यों करना पड़ता है ना। और इंटरिम शब्द के क्या मायने हैं, आप जगह जगह देखते होंगे इंटरिम कंपेंसेशन, इंटरिम रेंट वगैरह वगैरह। तो क्या आप बता सकते हैं कि इंटरिम शब्द का जुडिशरी में क्या यूज होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट टेनेंसी, है ना। कंपोजिट टेनेंसी से आप क्या जानते हैं? और अगर किसी व्यक्ति की टेनेंसी कंपोजिट है, तो एविक्शन के लिए कौन से ग्राउंड वहां पर यूज होंगे, है ना, कौन से 2 ग्राउंड या कोई सा एक ग्राउंड वगैरह वगैरह, जिसे आप बताना चाहे आप बता सकते हैं। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा ग्राउंड है जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि टेनेंट किराया दे रहा है लैंडलॉर्ड को, किराए में दिक्कत नहीं है, पर वो उसका यूज नहीं कर पा रहा है कुछ समय तक बिना किसी ठीक ठाक कारण को दिए हुए। तो कौन सा क्लॉज है जो टेनेंट को बाहर कर देता है केवल इस आधार के ऊपर कि आपने प्रॉपर्टी का इतने समय तक यूज नहीं करा बिना रीजनेबल कॉस्ट के। अब एक क्वेश्चन कंटिन्यू ये भी है कि ऐसा प्रावधान क्यों बनाया? अगर लैंडलॉर्ड को मतलब केवल रेंट से है, तो टेनेंट तो उसको रेंट पे कर रहा है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि प्रॉपर्टी का वो यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना। तो क्या कारण आपको लगता है कि उसके बावजूद भी लॉ ने बोला है कि आप एविक्शन करा सकते हैं प्रॉपर्टी का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई लैंड ओपन है ना, मतलब कोई भूमि आपने ओपन लैंड किसी व्यक्ति को दिया है, और अगर आपको घर बनाना है, तो कौन सा सेक्शन लागू होता है एविक्शन के लिए, किस सेक्शन में आप जाते हैं? और एक और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन है,
कोई सेक्शन है वहां पर एमपी अकोमोडेशन एक्ट में, आपने चूंकि पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि अभी मैंने बात करी केवल ओपन लैंड की ना, उस सेक्शन में बात है एक घर के साथ अटैच्ड है ओपन लैंड। तो वहां पर क्या स्कीम है घर बनाने की, जब एक घर के साथ आपने किसी व्यक्ति को ओपन लैंड दिया था, और उसकी क्या स्कीम है जहां पर केवल आपने ओपन लैंड दिया था। इन दोनों में क्या फर्क है ना, आप समझ रहे होंगे। एक ओपन लैंड आपने किराए पे दिया है, और एक होम, एक घर के साथ आपने ओपन लैंड उसके पास में दिया है। तो वो दोनों कौन से क्लॉजेस है, कौन से सेक्शन है जो इस बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से इन दोनों का फर्क आप हमें बताइए। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।